नशे की बीमारी से बहाली के बारे में सवाल आता है कि क्या होना चाहिए। और साइंस ये कहती है कि कोई 50% रोल है फैमिली का, यानी अगर हम अपने प्यारे को नशे की बीमारी से बहाली में लाना चाहते हैं तो कोई 50% रोल फैमिली का होता है, जो कि अगर फैमिली को एग्जैक्ट पॉइंट्स पता हो कि ये करना है तो वो एक अच्छी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर क्योंकि फैमिलीज़ को आइडिया नहीं होता तो वो हो रहा होता है जो नहीं होना चाहिए। सो आज का जो हमारा सेशन है वो इन 10 पॉइंट्स पर है। बेसिकली ये 10 टास्क हैं जो कि मैंडेटरी हैं इन एडिक्शन ट्रीटमेंट फॉर फैमिलीज़, कि अगर आप अपने प्यारे को बहाली में लाना चाहते हैं तो ये कि करके मैं इनकी तफसील आपको बताता जाऊंगा क्या है। तो आपको ये 10 कदम उठाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अगर इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो क्या करना होगा? सीढ़ी है और इस सीढ़ी के कोई 14-15 स्टेप्स हैं और वो यके बाद दीगरे एक एक करके वो 14-15 स्टेप्स आप करते जाएंगे तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पहला कदम आखिरी स्टेप पे हो और आखिरी कदम पहले स्टेप पे हो, गिर जाएंगे आप, फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत सारी फैमिलीज़ ये वाली गलती करते हैं कि वो पहला कदम आखिरी स्टेप पे रखने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में वो गिर जाते हैं। जी, पेन चाहिए? पेन, प्रदीप पेन और पेपर दे दें ये फैमिली को। तो वैसे ये वीडियो भी आ जाएगी, आपको मिल जाएगी और ये इसकी तस्वीरें भी मिल जाएगी। सो ये इसी सीक्वेंस में ये कदम उठाने की ज़रूरत है। ये स्टेप्स जो हैं अगर आप इसी सीक्वेंस में उठाएंगे तो हो जाएगा। मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि फैमिलीज़ बड़े जान जोखों का काम भी कर रहे होते हैं, बड़े मुश्किल काम भी कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से फैमिली और पेशेंट बड़े तकलीफ़ और अजियत से गुज़र रहे होते हैं। और एग्जैक्ट जो साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो नहीं ले पा रहे होते या ले नहीं रहे होते, अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो किसी भी मंजिल पर पहुंच नहीं पा रहे होते, वो एंड तक पहुंच नहीं पा रहे होते। बट ये साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेप्स हैं। किताबें ये कहती हैं, तहकीक ये कहती है कि अगर कोई इन 10 स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में करेगा तो वो अपने प्यारे के इलाज में 50% रोल प्ले कर देगा, जो कि काफ़ी बड़ा रोल है, जो मरीज़ के ठीक होने में बहुत अच्छी मदद प्रोवाइड करता है। सो जो पहला कदम है, लर्न अबाउट द डिजीज़ एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी आपने उनकी इस बीमारी के बारे में सीखना है, जानना है, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना है। बल्कि कुछ किताबों में तो मुझे ये पढ़ने को भी मिला कि जब तक फैमिली अपने उस लव्ड वन की जो नशे की बीमारी है उसके स्टूडेंट नहीं बन जाते, वो उसको ठीक करने में हेल्प नहीं कर सकते। सो यहाँ इस स्टेप का मतलब ये है कि आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा इस बीमारी का, अगर आप अपने प्यारे की हेल्प करना चाहते हैं। वो जो आप जान जोखों वाले और बड़े मुश्किल स्टेप्स ले रहे होते हैं और जान जोखों वाला काम कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा रोना भी आ रहा होता है आपको और मरीज़ को भी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अटिल आप ये जो ज़रूरी इक़दामात हैं, जिसमें जो पहला कदम है जो कि ज़रूरी है कि आपने उनकी बीमारी के बारे में जानना है। और आज के दौर में क्या कोई मुश्किल काम है कुछ सीखना जानना? बहुत आसान है। यूट्यूब, गूगल, वेबसाइट्स, देयर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज हमारे पास हैं। फिर आप हमसे किताबें ले सकते हैं। जब हम फैमिलीज़ को गाइड करते हैं तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो मेरे ऑफ़िस में आते हैं, मेरे जो कलीग्स हैं उनके ऑफिस में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि काइंडली ये जो आप बताते हैं इसके बारे में हमें कोई किताब सजेस्ट करें या हमें कोई किताब दे दें। और फिर हम उन्हें किताबें देते हैं और वो पढ़ते हैं, अगली दफ़ा आते हैं वो हमसे सवालों जवाब करते हैं। ये चाहता है स्टेप कि आप स्टूडेंट बन जाएं।
क्योंकि जब आप इस बीमारी के स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप समझें वो जो आपको अपने प्यारे को बहाली में लाने की तरफ जो एक पहला कदम उठाने वाला काम है वो हो गया जब आप इस बीमारी के स्टूडेंट बन गए। यानी आपने इस बीमारी के बारे क्या जानना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेफिनेशन तो जानना ज़रूरी है। देन इस बीमारी की नेचर क्या है। हम आपको हमारे जो सेशंस होते हैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअली होते हैं, उनमें हम ये चीज़ें आपको एजुकेट करते हैं, बट उन्हें री एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हम आपको एक रास्ता दिखा रहे होते हैं। हम बाज़ दफ़ा अगर नेचर ऑफ़ डिज़ीज़ पे 1 या 2 सेशन करते हैं, बट वो हम आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं। जो सही स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन चीज़ों पे फिर जाके तहकीक करते हैं, वो गूगल को खंगालते हैं। हमसे बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ कहती हैं कि हमें बताएं हम कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिनको हम विज़िट करें, जहाँ से हमें सही प्रूव्ड नॉलेज मिलेगा, साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा। और वो फिर जाते हैं और वो करते हैं और फिर वो हमसे सवाल करते हैं। तो ये एक्चुअली पहला कदम है टूवर्ड्स रिकवरी। सो ये बात आप ज़हनशीन कर लें कि अगर आप अपने प्यारे की हेल्प करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आप करना चाहते हैं, इसीलिए आप कराची में ट्रैवल करना, हफ्ते में 2-3 दफ़ा मूव करना, यहाँ आना, फिर अपने प्यारे को अपने से दूर करना, ये आसान काम नहीं है। आप कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, मगर ये करना भी पड़ेगा आपको। अपने बच्चे की बीमारी जो कि नशे की बीमारी है, इसका स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप बनेंगे, सीखेंगे। अच्छा, इससे ना सिर्फ आपके प्यारे को फ़ायदा होगा, ना सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि वो बहाली में आएगा। मैंने ये देखा है कि जो फैमिलीज़ ये काम करते हैं वो अपने प्यारे को तो ठीक कर ही लेते हैं, उनका प्यारा तो ठीक होता ही है, वो मरीज़ तो ठीक होता ही, उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत इस्टेब्लिश होती है, उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, बहुत अच्छा वो महसूस करते हैं। और फिर वो हमारे माशरे में आपको पता है कि ये मसला कितना ज़्यादा फैल गया है। फिर उन्हीं की सराउंडिंग में, उन्हीं के फैमिलीज़ में, उन्हीं के सोशल सर्कल में आज भी बहुत सारे लोग एक अंधेरी टनल में फंसे होते हैं कि होगा क्या, होगा क्या। और वो फिर उन्हें एजुकेट करते हैं, साइंटिफिकली उन्हें बताते हैं कि जी ये ऐसे है, ये एक्चुअली बीमारी है और इस बीमारी की नेचर ये है, इस बीमारी का दिफाई निज़ाम ये है, इस बीमारी के पैटर्न्स ये हैं, और इस बीमारी में कोई फंस जाता है तो ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, वो उन्हें बताते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। और ये बहुत नेक काम है। यानी जब कोई किसी अंधेरी टनल में फंसा हुआ हो और आप उसे रास्ता दिखाते हैं तो ये बहुत नेक काम है, इससे बहुत नेकी मिलती है। तो जब आप इल्म हासिल करेंगे और उस इल्म को आगे फैलाएंगे, जो कि हमारे माशरे का मेरे ख़्याल में इस वक्त काफ़ी बड़ा मसला है। यानी कि वैसे और भी हमारे बड़े मसाइल हैं, मगर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, नशे की बीमारी। और काफ़ी सारे लोग इस बीमारी में फंसे हुए हैं। मेरे ख़्याल में हर ख़ानदान में ये बीमारी है, और जितनी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है अगले 5-10 सालों में ये हर घर में चली जाएगी, अब जो हर ख़ानदान के लेवल पर है। तो इस बीमारी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है। और आप क्योंकि विक्टिम्स हैं, इस वक्त आप एक्टिव विक्टिम्स हैं, तो आपको तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने मरीज़ की हेल्प करनी है। सो लर्न अबाउट द डिज़ीज़, उनकी बीमारी के बारे में जानें, स्टूडेंट बन जाएं इस बीमारी के, आप फिर अच्छा हेल्प कर सकेंगे। पहला कदम है, बट बात यहाँ पे रुकती नहीं है। दूसरा कदम है, अपने इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें। ये जो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बिहेवियर है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुराने वक्तों में किसी लड़की की रुखसती होती थी और 2 लोग उस लड़की की डोली को उठाकर एक घर से और दूसरे घर में शिफ्ट करते थे। पता नहीं, मैं उस वक्त था नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में भी ऐसे ही करते थे। अगर ऐसे ही करते थे तो बड़ा औखा काम था कि 2 लोग उठा के ही लेके जाते थे। सो मैं उस वक्त था, आप में से कोई था उस वक्त? आपने देखा है ये? तो एक शहर से दूसरे शहर में कैसे जाते थे, या ऐसा होता ही नहीं था? वो इसका एक तरीका है जो भेद
लेके जाते थे उसका तरीकेकार था, डोली आती होती थी 4 बंदों के साथ, अच्छा। और उसका पूरा ढेर जो है जिस तरह वो पतीले हो गए, डेगची हो गई, वो एक एक बंदे ने 2-2 डेगची ने एक एक डेगची उठाया होता था, किसी ने बिस्तर उठाया होता, वो 50 बंदों ने उसका ढेर उठाया होता था, लाइन में चलते होते थे रोटी आगे को जाना। अच्छा। और उसके लिए जो है ना एक प्लेट मिठाई की रखती थी आदमी के अंदर, जब वो डोली उतरती थी ना वो मिठाई की प्लेट खाली होती और अगर मोटी हो भारी हो नहीं, वैसे पुराने वक्तों में अच्छा कोई 7-8 साल की उम्र आता है, इनकी मिठाई मुझे याद रहेगी क्योंकि बच्चों को खरीदते थी। वैसे इनको ये कह रहे हैं कि अगर मोटी और भारी होती थी, तो मेरा ये ख्याल है कि पुराने वक्तों में ख़वातीन मोटी और भारी नहीं होती थी, मेरा ये ख्याल है, अब पता नहीं। अच्छा, बंदे भी मोटे होते हैं। वो फिर मेरा ख्याल है कि बैलगाड़ी के थ्रू करते होंगे ट्रांसफ़र, वो जो कंधे पे ही लेके जाते थे। अच्छा, बड़ा तकलीफ दे काम था। सो ये इनेबलर और प्रोवोकर जो होते हैं ना, ये भी नशे के मरीज़ की डोली उठाए हुए होते हैं, और जब तक ये नशे की मरीज़ की डोली को उठाए रखेंगे वो मज़े से अंदर बैठा नशा करता रहेगा। और इनेबलिंग का मतलब है मुआवनत करना, इनेबलिंग का मतलब है करे कोई और भरे कोई, इनेबलिंग का मतलब है कि नशे की बीमारी के मज़े कोई और लूटे और तकलीफ़ें कोई अपने सर ले ले। इनेबलिंग का मतलब है कि नशा कोई और करे और उसकी वजह से जो हालातों वाक़यात में ख़राबी आए वो कोई और उसको ठीक ठाक कर दे। जैसे अभी कोई एक हफ़्ता पहले एक साहब मेरे पास आए और बड़ी तकलीफ़ में थे। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरे टोटल 3 बेटे हैं मगर 2 बेटे हैं नशा कर रहे हैं। और अभी एक हफ़्ता पहले एक सिनेरियो हुआ, और सिनेरियो ये हुआ कि एक जो छोटे वाला था उसको पुलिस उठा के ले गई और उसके ऊपर उन्होंने FIR कर दी, और जो है और उसको ये कहा कि जी ये डीलर है, और वो बच्चा जो है वो 22 साल का है, 22 ईयर्स का। और मैंने बड़ा पैसा लगाया, बड़ी मेरे थोड़ी ताल्लुक़ वास्ता था, वो लगा लगू के मैंने ज़मानत तो करवा ली, अभी केस चल रहा है। सो मैं अब चाहता हूँ कि बस आप लोग उनका इलाज शुरू करें। मैंने कहा चलें करते हैं, मगर अगर आप एक हफ़्ता पहले मेरे पास आते तो मैं शायद आपको इलाज से पहले एक और काम करने को कहता। तो उन्होंने कहा वो क्या? तो मैंने उन्हें कहा कि फिर मैं आपको कहता कि वो जो जेल चले गए हैं तो उनको कुछ अर्सा तो वहाँ रहने दें, को 2-4-6 दिन तो वहाँ रहने दें। और मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको कहता कि थोड़े पैसे भी दे दें पुलिस वालों को, उनको भी ज़रूरत होती है, और उन्हें कहें कि इसको थोड़ा टफ़ टाइम भी दें, ताकि उससे पता चले कि मैंने जो किया उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो उनका जवाब पता है क्या था? आपके ख्याल में उनका जवाब क्या होगा? तो उनका जवाब ये था, यार मैं तो कर लेता, इनकी अम्मा जो है वो मेरे सर पे सवार थी। तो उन्होंने मेरी घर में एंट्री बंद कर दी थी, और उन्होंने कहा कि तुम उस वक्त तक नहीं आओगे जब तक मेरे बेटे को नहीं लेकर आओगे। तो आप बताएं, मैं भी फिर जाके जेल में बैठ जाता। तो आप बताएं, मैं ये ना करता तो और क्या करता? तो फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आपको अगर अम्मा ये कह रही थी तो फिर एक और काम करना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, अम्मा को भी ले जाना चाहिए था, और बेटे को सलाखों के उस साइड पे होना चाहिए था, और अम्मा को सलाखों के इस साइड पे, और चाहे एक रात ही सही, मगर वो एक रात मरीज़ को बहुत अच्छे रियलाइजेशन में लेकर आती, और मरीज़ के अंदर इंसाइट पैदा करती कि कुछ गलत हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ उठाना पड़ रही है। सो घर में कोई इनेबलर होता है जो उसकी बीमारी पे पर्दे डाल रहा होता है, जो उसके लिए झूठ बोल रहा होता है, जो उसको बीमारी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नताइज है, उनसे बचा रहा होता है, उसके ऊपर आँच नहीं आने दे रहा होता।
ये इनेबलिंग है और उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो प्रोवोकर होता है वो होता है जो प्रोवोकिंग का मतलब है इश्तियाल दिलाना, गुस्सा दिलाना, बुरा भला कहना, ताने देना, बदतमीज़ी करना, गालियाँ देना। सो प्रोवोकर एक तरफ से डॉली को इनेबलर ने उठाया होता है और दूसरी तरफ से डॉली को प्रोवोकर ने उठाया होता है, और दोनों बड़ी तकलीफ़ से ये सारा काम कर रहे होते हैं उसकी डॉली को उठाने वाला। मगर ये स्टेप जो है वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कौन है इनेबलर, कौन है आइडेंटिफाई करें, और प्रोवोकर कौन है। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैंने ये देखा है कि एक ही बंदा ये दोनों काम भी कर रहा होता है, अम्मा अब्बा में या भाई बहन में एक ही बंदा भी कर रहा होता है, और जो इनेबलिंग कर रहा होता है वही प्रोवोकिंग भी कर रहा होता है। क्योंकि जब कोई इनेबलिंग करता है तो उसको अगले दिन एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उसको ये एहसास भी होता है कि मेरी एनर्जी, मेरा सरमाया और मेरा बच्चा ज़ाया हो रहा होता है। और जब किसी के अंदर भी ये फीलिंग आती है तो उसको गुस्सा आता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो फिर वो खरी खरी सुनाता है, और वो जो खरी खरी सुनाता है वो प्रोवोकिंग है कि तुम बर्बाद हो रहे हो, तुमने मेरा जीना भी मुश्किल कर दिया है, तुम्हारी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती, और तुम ना ही होते, तुम पैदा होते ही मर जाते, या तुम पैदा ही ना होते, और तुम्हारी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। और जब ये करता है तो ठीक आधे पौने घंटे के बाद उसको प्यार आता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर गया, आखिर बच्चा है, जवान हो गया है, कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। और फिर जाते हैं, अच्छा बेटा आप वो जो कह रहे थे मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये ले लो पैसे। अच्छा बेटा वो आप जो कह रहे थे मैंने मुझे ये चाहिए है चीज़, ये ले लो। अच्छा पता, हाँ सो पता होता है कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं ये कहाँ जाने हैं, पता होता है कि ये जो डिमांड इसकी हमने पूरी की है इसका इसने फ़ायदा उठाना है कि नुकसान उठाना है, मगर फिर भी कर रहे होते हैं। सो आइडेंटिफाई इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग बिहेवियर, ये दूसरा कदम है। आप अगर अपने प्यारे को बहाली में लाना चाहते हैं, जो कि आप लाना चाहते हैं, आप अपने प्यारे को नशे की बीमारी से बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लाना चाहते हैं, तो आपने घर में आइडेंटिफाई करना है कि आप या कोई और कौन है जो इनेबलिंग करता है और कौन है जो प्रोवोकिंग करता है। और जो तीसरा कदम है वो उसको स्टॉप करने से रिलेटेड है कि उसको रोक दें, उसको बंद कर दें। इनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी, उसको मेरिट पे डील करना है। यानी आपने कुछ लम्हों के लिए सोचना है कि अगर ये हमारा बच्चा ना हो, ये हमारे शोहर ना हो, ये हमारे भाई ना हो, तो हम क्या करते, अगर कोई ऐसे करे तो हम क्या करेंगे, वो होना चाहिए, वो मेरिट है। उनको मेरिट पे डील करना चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें मेरिट पे डील करेंगे तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, फिर आपके दिल में प्यार के बादल नहीं छाएंगे कि जो है मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है, चलो अब कंपनसेट ही थोड़ा कर लूँ। क्योंकि जब आप प्रोवोकिंग करते हैं तो फिर आप कंपनसेट करने के लिए इनेबलिंग करते हैं, और फिर जब आप इनेबलिंग करते हैं तो आपको ख्याल आता है कि कुछ ज़्यादा कर दिया, ज़ाया हो रहा है मेरा सरमाया, ज़ाया हो रहा है मेरे रिसोर्सेज, मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, और सबसे बड़ी बात मेरा बच्चा, मेरा प्यारा ज़ाया हो रहा है, और फिर आप गुस्से में प्रोवोकिंग करते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है कि ये इनेबलिंग और प्रोवोकिंग रोक दें। जितना जल्दी आप ये रोकेंगे उतना जल्दी नतीजे आएंगे। बाज़ दफ़ा मैंने फैमिलीज़ को देखा है कि वो यहाँ मरीज़ को छोड़ने के बाद भी नहीं रोक रहे होते इनेबलिंग और प्रोवोकिंग, वो यहाँ छोड़ के भी जारी रखते हैं। और ओल्ड एक्शन कैन क्रिएट ओल्ड रिज़ल्ट। अगर आप पुराने रवैये ही रखेंगे, इनेबलिंग ही रखेंगे, प्रोवोकिंग ही रखेंगे, सो फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई नया नतीजा निकले, को बेहतर नतीजा निकले, तो ये मुश्किल है। इसलिए थर्ड स्टेप, अच्छा फोर्थ जो स्टेप है टूवर्ड्स रिकवरी, आप अपने प्यारे को जो बहाली में मदद करना चाह रहे हैं, वो है एग्जामिन योर थिंकिंग फॉर रिजेंटमेंट एंड फॉर डिफेंस मैकेनिज़्म। जब आपका प्यारा इस बीमारी में होता है तो रिजेंटमेंट क्रिएट होती है, डिफेंस मैकेनिज़म्स भी एक्टिवेट होते हैं। काफ़ी सारे डिफेंस मैकेनिज़्म हैं। शुरू के सेशंस में
एक डिफेंस मैकेनिज़्म पे तो हमने इन डिटेल 1-2 सेशन किए थे। डिनाइल कि ये मानना ही नहीं जाता कि हमारा प्यारा इस मसले में फंस गया है, क्योंकि ये मानना मुश्किल काम है। ये मानना एक बहुत संजीदा और बड़ा मसला है। तो ये मानना ही नहीं जाता कि हमारा प्यारा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शोहर, वो कैसे इसमें फंस गया है। और रिजेंटमेंट भी होती है कि ये सारा इसका कसूर है, ये सारी इसकी गलती है, गलती इसकी है, कसूर इसका है और भुगत मैं रही हूँ या भुगत मैं रहा हूँ। सो अपने जो रिजेंटमेंट से रिलेटेड जो सोचें हैं और जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उनको एग्जामिन करना है, आइडेंटिफाई करना है। रैशनलाइजेशन भी होती है कि इस बेचारे को प्यार नहीं मिला इसलिए ये इस चक्कर में फंस गया। अगर इसको सही प्यार और तवज्जो मिला होता, अमूमन वालिदैन एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। अब्बा कहता है सारा तेरा कसूर है अम्मा को, और अम्मा कहती है सारा कसूर तेरा है, और कसूर किसी का नहीं होता, क्योंकि बीमारी एक चैलेंज के तौर पे आनी होती है। जैसे हमारे घरों में कैंसर अगर अल्लाह ना करे किसी को होता है, तो क्या हम एक दूसरे का कसूर निकालते हैं या ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसकी गलती से हुआ है, या कोई और बीमारी, डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हैं, कोई होती है। तो हम ये तो ना ही हम मरीज़ के ऊपर कोई रिजेंटमेंट शो करते हैं और ना ही हम कोई डिफेंस मैकेनिज़्म क्रिएट करते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, या ये हुआ है इसके पीछे ये वजह है, उसका कसूर है। सो अपने उन रवैयों को भी आइडेंटिफाई करें, एग्जामिन करें कि कहीं आप डिनाइल में तो नहीं है स्टिल, कि नहीं ये बीमार नहीं है, ये बस ऐसे ही भटक गया था, चलें अब इसको वहाँ छोड़ आइए, वहीं छोड़ के ठीक हो जाएगा, बीमार नहीं है। क्योंकि अगर आपके जहन में ये सोच है तो ये उनको ठीक होने से रोकेगी। और या रिजेंटमेंट है कि इसने हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई है, आए तो सही, आती मैं इसको बताऊँगा कि इसने मुझे क्या क्या किया, और ये भी बताऊँगा कि इसकी वजह से वहाँ जाके सदाकत क्लिनिक में भी कितनी क्लासें मुझे जो है लेनी पड़ी, और शागिर्द बनना पड़ा, स्टूडेंट बनना पड़ा, और पैसे भी पे करने पड़े। आए तो सही मैं इसको सारी एक चीज़ इसको बताऊंगा कि इसकी वजह से। सो इसे एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत, ये चौथा यानी जो स्टेप है, कदम है, वो यही है कि आप एग्ज़ामिन करें। पांचवा कदम है, कोई 3 हफ्ते पहले हमने एक सेशन किया था, पांचवा जो कदम है उसी पे है, बिगिन ट्रीटिंग योर ऑन प्रॉब्लम्स। कि फैमिली में किसी ना किसी को कोडिपेंडेंसी हो जाती है, हम रोगी कोई बन जाता है। आप में से तकरीबन सारे ही लोग उस सेशन में थे जो हमारा कोडिपेंडेंसी का सेशन हुआ था, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। और उसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एक टूल बता देता हूँ जो मैंने उस सेशन में भी बताया था, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख के और अपने आप से प्यार करके आप अपने प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। मगर अगर आप हमरोगी ही रहेंगे, आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा, आपके लिए अपनी खुशी से ज़्यादा उन्हीं की खुशी अजीज़ रहेगी, तो फिर जब वो घर आएंगे तो आप वो गलतियां करेंगे जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बीमार को दूसरा बीमार अच्छी मदद नहीं प्रोवाइड कर सकता, एक बीमार को वही अच्छी मदद प्रोवाइड कर सकता है जो खुद हेल्दी है। और हेल्दी होने के लिए सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव, अपना ख्याल रखना, अपनी खुशी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो अपने जो आपके प्रॉब्लम्स हैं कि आपको रात में नींद नहीं आती, हो सकता है किसी के साथ ऐसा होता हो, आपका दिल बैठने लग जाता है किसी वक्त, आपके दिमाग पे उदासी के बादल छाए रहते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। और अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। हमारे प्रोफेशनल से ले सकते हैं, बाकी और प्रोफेशनल्स भी हैं सोसाइटी में, उनसे हेल्प ली जा सकती है। सो आपके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं कि आप अच्छा नहीं महसूस करते हैं, आप खुश नहीं महसूस करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं,
आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या आपको कोई मेडिकेशनल हेल्प की ज़रूरत है, या आपको कोई अपने लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, या आपको अपने कोई सोचों के स्टाइल में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, अपनी सोचों पे काम करने की ज़रूरत है। बिगिन ट्रीटिंग योर ऑन प्रॉब्लम्स, ताकि वो जब आए तो आप सेटिस्फाइड हों, आप खुश हों, आपको रात में अच्छी नींद आती हो, आप सुकून में हो, फिर ही आप वो जब घर आएगा तो उसके हिस्से के जो कामकाज है वो कर सकेंगे। मगर आप मुतमईन ही नहीं है, आप हर वक्त, मैंने उमूमन देखा है बड़ा मुश्किल है नशे के मरीज़ के साथ रहना, और बीइंग लव्ड वन, वालदैन के तौर पर, बीवी के तौर पर रहना, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, इस बीमारी के वो असरात होते हैं जो प्यारों तक पहुंचते हैं कि हर वक्त दिमाग में ये घूमता रहता है कि अभी कुछ बुरा हो जाएगा, अभी कोई बुरी खबर आ जाएगी, और वो हर वक्त उनके दिमाग में घूमता रहता है। बाज़ दफ़ा तो फैमिलीज़ हमें बताते भी हैं, यानी ऐसा होता है कि हमारी तरफ से कोई कॉल जाती है और आप कॉल नहीं उठा पाते, फ़ौरन मेरे पास कॉल आ जाती है कि कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कोई बुरी खबर तो नहीं है, और मैं उन्हें कहता हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट आपको सेशन के लिए कॉल कर रहे थे या आपसे कोई और ज़रूरी बात करनी थी, कुछ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी के असरात हैं ये आप तक पहुँचते हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, 4 साल के, 2 साल के, 6 साल के बच्चे भी, उस घर के जितने भी उस बंदे के साथ कनेक्टेड लोग हैं सबके साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है एक नशे के मरीज़ के साथ रहना। जो आपने पिछले 1 साल से आप कर रहे थे, 6 महीने से कर रहे थे, आप में से कुछ लोग 2 साल से कर रहे थे, बहुत मुश्किल काम है ये। सो आपके दिमाग और जिस्म पर काफ़ी मनफी असरात पड़े हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनका ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि फिर जब आपका प्यारा इलाज के बाद घर आएगा तो आप उसे अच्छी मदद प्रोवाइड कर सकेंगे। सो 5वां कदम क्या है कि आप जब तक वो घर आते हैं आप भी ठीक हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, आपका दिमाग आपकी मानने लगे, ना कि आपको बताता रहे कि कोई ख़तरा है, अभी अगले ही लम्हे कुछ हो जाएगा, अभी कॉल आएगी क्लिनिक से और कोई बुरी खबर वो सुना देंगे, अभी जो है ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। और अपने उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें, अच्छी बात है। मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, कुछ के साथ ऐसा होता है, अगर होता है तो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। 6ठा जो टास्क है, सेट रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। अमूमन मैंने फैमिलीज़ को देखा है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, वो दाखिल करवा के जाते हैं तो वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अगले दिन आएंगे या 2 दिन बाद हम आएंगे और वो हमें कहेगा थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। या बाज़ दफ़ा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब वो यहाँ से आएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। सेट रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन फॉर द इमीडिएट फ्यूचर का मतलब ये है कि जो रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है कि वो एक बीमारी से गुज़र रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद उनके इलाज का मोड चेंज हो जाएगा। अभी इंडोर इलाज हो रहा है, यहाँ से जाने के बाद आउटडोर इलाज शुरू हो जाएगा। वैसे तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी चैलेंज तो देते हैं, यानी हम सब भी इंक्लूडिंग मी अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को चैलेंज तो देते हैं, और वो तो नशे का मरीज़ है। सो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन अगर सेट करना कि वो जब आएगा तो वो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, गलत है। वो आएगा और वो एक रोबोट होगा, जो हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करता जाएगा, गलत है, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसे सवाल आपके ऊपर दागेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। वो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें कह देता है, आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे। अगर बैकग्राउंड में आपके पास नॉलेज ना हो और ये जो हम आपको बताते हैं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। मगर इसीलिए हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं ताकि उस वक़्त आप परेशान ना हो, आप हैंडल करें। उस वक़्त आप इतने ताकतवर महसूस करें, आपको पता हो कि ये तो होना था, ये हुआ है और हमने इसको कैसे टैकल करना है, और आप फ़ौरन से उसे टैकल करें।
सो रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस सेट करनी है। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस सेट नहीं कर लेनी कि वो आएगा परफेक्ट होगा, मैं उसे कहूँगी चलो फॉलोअप पे और वो भागता हुआ फॉलोअप पे आ जाएगा। मैं कहूँगी ये लो बेटा दवाई खाओ, वो फ़ौरन से कहेगा ठीक है ये बहुत अच्छा काम है, मैं दवाई खा लेता हूँ, दवाई खा लेगा। और हम उन्हें कहेंगे कि ये बाउंड्रीज हैं, इनको फॉलो करना है, और वो फॉलो करता जाएगा। ऐसा तो नॉर्मल बच्चा भी नहीं करता। अगर आप किसी नॉर्मल बच्चे को भी डिसिप्लिन करते हैं और कुछ बाउंड्रीज़ मेंटेन करके उनको देते हैं तो वो भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शो करता है। और ये तो फिर नशे का मरीज़ है। और नशे के मरीज़ के अंदर तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करने का रुझान होता है, कि वो टेस्ट करता फिर वो है जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, मगर टेस्ट करता है। मैं अमूमन काफ़ी सारी फैमिलीज़ को कहता हूँ, अपने कलीग्स के साथ बात करते हुए भी ये बात कहता हूँ कि आखिरी बॉल तक खेलने वाला होता है नशे का जो मरीज़ है, आखिरी बॉल तक खेलता है। और जब उसे आखिरी बॉल पे भी छक्का मिलता है तो फिर वो पीछे हटता है। मगर अगर आखिरी बॉल पे उसे नज़र आता है कि फैमिली क्रीज़ से बाहर जा रही है तो वो फिर बॉल्ड कर देता है। तो आपने क्रीज़ से बाहर नहीं जाना, आपने क्रीज़ में खड़े होकर छक्का लगाना है, और उसके लिए हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। सो सिक्स्थ जो टास्क है वो ये है कि सेट रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब ये है कि फौरी जो हो रहा है, यानी जब दाखिल होता है तो एक इमीडिएट फ्यूचर है, फिर महीने बाद एक इमीडिएट फ्यूचर है, फिर उसके महीने बाद एक इमीडिएट फ्यूचर है। ना कि जब दाखिल हुआ और ये एक्सपेक्ट कर लेना कि वो आएगा और वो परफेक्ट होगा, या जब दाखिल हुआ और एक्सपेक्ट कर लेना कि हम अगले हफ्ते या 2 दिन बाद उनसे मिलने जाएंगे और वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। बल्कि शुरू में आप सबको पता है, आप इस फेज़ से गुज़रे हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये क्या कर दिया आपने, आप जितने पैसे सदाकत क्लिनिक वालों को दे रहे हैं मुझे ही दे देते, मैं वैसे ही ठीक हो जाता, ठीक है, मैं वैसे ही आपको ठीक होकर दिखा देता। या आप जो है मुझे गाड़ी दिला देते, इससे अच्छा तो मुझे गाड़ी दिला देते, मैं वैसे ही ठीक हो जाता। या जो है वो कहता है वो तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, ये तो आपने गलत किया, वो तो मैं छोड़ चुका था। सो टफ टाइम तो वो देता है, चैलेंज तो वो देता है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। 7th जो है, डी एम्फेसाइज द अल्कोहलिक आर एडिक्ट इन योर डेली लाइफ। डी एम्फेसाइज द अल्कोहलिक और एडिक्ट इन योर डेली लाइफ। इसका मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि जब नशे का मरीज़ घर में रह रहा होता है और वो एक्टिव एडिक्शन में होता है तो पूरी फैमिली का जो फोकस होता है वो सारे का सारा उसके ऊपर होता है। अम्मा का, वालिद का, भाई का, बहन का, बीवी का, सब उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे बताने का ज़रूरत है, यानी कि ये जो टास्क है ये कह रहा है कि आप अपना जो फोकस है वो एडिक्ट से हटाएं और आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में और कौन से ज़रूरी कामकाज हैं जो काफ़ी अरसे से रहते जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा वालिदैन के 4 बच्चे होते हैं और अगर अल्लाह ना करे कोई एक बच्चा नशे की बीमारी का शिकार होता है तो बाकी 3 बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही होती। मैं बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ से मिलता हूँ और उन बाकी 2-3 बच्चों से मिलता हूँ तो वो बेचारे कहते हैं हमें लगता है हम भी बीमार ही हो जाएं ताकि हमें भी इतनी ही तवज्जो मिले, यानी उनके अंदर ये सारे ख्यालात आने लग जाते हैं। ये स्टेप ये कहता है कि आप उसे बैलेंस करें। ऐसा ना करें कि मरीज़ को आप ज़ीरो पे लगा दें। मरीज़ को जितने फोकस की ज़रूरत है, जिस तवज्जो की ज़रूरत है वो मिलना चाहिए। मरीज़ होने के नाते अगर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है वो मिलना चाहिए, मगर इसके चक्कर में बाकी जो आपके डेली रूटीन के कामकाज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अमूमन फैमिलीज़ अपनी सोशल लाइफ टोटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अपना मिलना जुलना बंद कर देते हैं।
उसके पीछे एक वजह तो ये भी होती है कि हम जाएंगे, वो पूछेंगे, सवाल करेंगे और क्या कहेंगे, हम झूठ बोलना पड़ेगा, क्या कहेंगे हम, कैसे हम मैनेज करेंगे। सो ये टास्क ये कहता है कि आप उन तमाम चीज़ों को रिवाइव करें, रिकवर करें, दोबारा से अपने फोकस को ठीक करें। मरीज़ को जितने फोकस की ज़रूरत है दें, बाकी बच्चों को भी फोकस दें, अपनी पर्सनल लाइफ को भी फोकस दें, अपनी सोशल लाइफ को भी फोकस दें, अपने कामकाज को भी फोकस दें और उसको एक बैलेंस में लेकर आएँ, उसको एक तवाज़न में लेकर आएँ। क्योंकि जब नशे का मरीज़ एक्टिव एडिक्शन में होता है तो सब घर वालों का सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त एक ही मरीज़, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, और वो ये मरीज़ खाने की टेबल पर भी यही बात हो रही होती है, खाना बनाने के दौरान भी यही बात हो रही होती है। सो जो कि गलत है। ये टास्क ये कहते हैं, जिसमें 7 टास्क है, ये कहता है कि इस फोकस को ठीक करने की ज़रूरत है। मरीज़ के ऊपर फोकस रिड्यूस करके और बाकी जिन जगहों पर आपके फोकस की ज़रूरत है उसको रिकवर करने की ज़रूरत है, वहाँ पर फोकस को रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो टास्क है 8th नंबर, बहुत अहम है और ये जानना और इससे अवेयर होना भी ज़रूरी है। वैसे ये इतना ज़रूरी टास्क है कि आगे चल के हम इसी एक टास्क पे भी मैं चाहूँगा कि हम कोई सेशन करें और डेफिनेटली हम करेंगे। ये कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलैप्स। रिलैप्स की जो पॉसिबिलिटी है उसको ज़रूर कंसीडरेशन में रखें, क्योंकि होता है, रिलैप्स होता है, बट अमूमन मैंने देखा है फैमिलीज़ के जहन में ये होता है कि रिलैप्स का मतलब फेल हो गए हम, जो अब तक किया सब ख़त्म। ऐसा नहीं है। रिलैप्स इस प्रोसेस का हिस्सा है। रिलैप्स पेशेंट्स होते हैं, बट उसकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। अगर मैं हमारे कामकाज और हमारे सेटअप्स को देखते हुए आपको बताऊं तो हमारे को 60-70% पेशेंट हैं जो पहले इलाज के बाद ही ठीक ठाक चलते हैं और कोई रिलैप्स नहीं होता, और वो 60-70% पेशेंट पहले इलाज के बाद ही जाते हैं और स्मूथ चलते हैं। बट 30-40% पेशेंट ऐसे हैं, और उन 30-40% पेशेंट्स में से कोई 10-15% पेशेंट ऐसे हैं जो पहले साल में 1 से 2 दफ़ा होते हैं और फिर उनका रिफ़्रेशर होता है, उनको दोबारा इलाज के ट्रैक पर लाया जाता है जिसका एक पूरा प्रोसेस है, और उसके बाद वो रिकवरी में आ जाते हैं। यानी 60-70% पेशेंट ऐसे हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ में जाते हैं, दोबारा उनको रीएडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इस सेंस में रिलैप्स नहीं होते जो कि। बट 10-15% को 1 से 2 दफ़ा करना पड़ता है, और रिमेनिंग 10-15 में से 10% को 3 से 4 दफ़ा करना पड़ता है, और जो है उसके बाद वो रिकवरी में आ जाते हैं। बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिकवरी, यानी रिकवरी का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पेशेंट रिलैप्स हो गया है तो हम ज़ीरो पे आ गए हैं। इससे गुज़रते हैं कुछ मरीज़। अगर हम अपने परसेंटेज को देखें तो 30% पेशेंट इससे गुज़रते हैं। 30% पेशेंट जो है वो रिलैप्स होके ही ठीक होते हैं। उन 30 में कुछ ऐसे हैं जो 1 से 2 दफ़ा होके फिर ठीक ट्रैक पे आते हैं और फिर ठीक ही जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 3 से 4 दफ़ा होते हैं और फिर ट्रैक पर जाते हैं, और कोई 3 से 5% ऐसे हैं जो क्रॉनिक रिलैप्स वाले होते हैं। बट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलैप्स को कंसीडरेशन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रखते तो आप डिसअपॉइंट होते हैं, आप डीमोटिवेट होते हैं, आपके जहन में ये सोच आती है कि इतना इलाज हुआ, इतना हमने सीखा, इतना हमने चेंज किया, ये फिर नहीं ठीक हुआ, ये नहीं ठीक होगा, जो कि होपलेसनेस है, जो कि साइंटिफिकली डिसअप्रूव्ड है इन एडिक्शन। क्योंकि 30% पेशेंट जो हैं वो रिलैप्स होके ही ठीक होते हैं। बट अगर फैमिली को एजुकेशन है और वो इसकी पॉसिबिलिटी को ऑन करते हैं
वही फिर आगे इलाज के प्रोसेस को लेकर चलेंगे। और अगर वो रिलैप्स को फेलियर समझते हैं तो मरीज़ को वहीं छोड़ देंगे, और वो जो एक अच्छे उसकी तरफ आ सकता है वो तो नहीं आ पाएगा। सो 8th ये है। बट अगेन एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रिलैप्स को आने से पहले भी प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी ऐसे कुछ मेजर्स हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसमें आए ही ना, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, जिससे और रेशो कम हो जाती है और चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि हम आपको सिखाएंगे जब हम इस पे बात करेंगे। 9th जो पॉइंट है, लर्न टू कंट्रोल योर ओन इमोशंस। अपने जज्बात को कंट्रोल करना भी सीखें, क्योंकि इस बीमारी में जब आपका प्यारा इस बीमारी का शिकार होता है तो आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, तो आप भी इमोशनल हो जाते हैं, आप से भी अपने जज्बात हैंडल नहीं होते, तो आप सीखें उनको हैंडल करना भी। और बहुत आसान है सीखना आज के दौर में। आप सीखें कि आप अपने जज्बात को कैसे हैंडल करें, ना कि आप जज्बाती हो जाएं। अच्छा, अगर आप दूसरों के साथ जज्बाती हो जाएंगे तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा, बट जब आपका प्यारा इलाज के बाद घर आएगा और आप उनको भी जज्बात में हैंडल करेंगे तो ख़राब हो जाएगा काम, क्योंकि वो ऐसा करेगा कि आपके जज्बात एक्टिवेट होंगे, वो ऐसा बिहेव करेगा कि आपको गुस्सा आएगा। और अगर आपको अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं करना आता तो आप गुस्सा कर देंगे, जो कि प्रोवोकिंग में आता है। आपको रोना आएगा, आपके अंदर हेल्पलेसनेस आएगी, सैड फीलिंग आएगी। अगर आप उसे हैंडल नहीं करेंगे तो आप रिएक्ट करेंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप रिएक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ आप रिस्पॉन्ड करें, और वो तब ही आप कर सकेंगे जब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। अच्छा, ये हम कर रहे होते हैं, मगर हमारे लिए ये काम आसान है, क्योंकि हमारा कोई उनसे इमोशनल ताल्लुक भी नहीं होता। यानी अगर मुझे कोई ख़बर मिलती है कि कोई मरीज़ बात नहीं मान रहा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि मेरे जहन में आएगा कि अब इससे बात कैसे करनी है, और मैं अपने स्टाफ को बता रहा हूँ कि इससे अब इन स्टेप्स के तहत बात करें, और अगर फिर भी नहीं मसला हल होता तो मेरे पास ले आए, मैं बात करता हूँ। मगर बीइंग पेरेंट्स, बीइंग लव्ड वंस, आपको पता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसी के फ़ायदे में है, और वो कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, फ़ौरन से इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, फ़ौरन से गुस्सा आने लग जाता है। इसी के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, और यही कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, इसमें को मेरा फ़ायदा है। इतनी मुश्किलें और इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं हम इसके लिए, और डेफिनेटली दे रहे हैं, और आगे से ये बातें कर रहा है, फ़ौरन से इमोशंस आ जाएंगे। और इमोशंस में जब भी इंसान कोई कदम उठाता है, अगर उनको कंट्रोल नहीं करता तो वो रिएक्शन का ही कदम होता है, विच कैन क्रिएट नेगेटिव रिजल्ट्स। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, उनको हैंडल करना सीखें। इस पे भी हम आगे कोई सेशन करेंगे ताकि आप जान लें। लास्ट जो पॉइंट है, लर्न टू लुक फॉर प्रोग्रेस इंस्टेड ऑफ परफेक्शन। आई थिंक ये सेट रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन में भी ये कवर अप हो जाता है कि आप प्रोग्रेस देखें, परफेक्शन ना देखें। कि जब हम यहाँ आए थे और आज 1 महीना हो गया है, या आज 2 महीने हो गए हैं, या आज 1.5 महीना हो गया है, या आज यहाँ से चला गया और 100 दिन गुजर गए हैं और ये घर आ गया है, तो वहाँ जाने से पहले और अब में कुछ बेहतर है तो ठीक है। जैसे बाद दफ़ा मरीज़ जाता है, हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरे पास कॉल आती है, या मेरे किसी और टीम मेंबर के पास कॉल आती है, और वो उनकी कॉल जो शुरू होती है ना बात, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यासिर साहब के पास कॉल आई, यासिर साहब ये तो सिगरेट मांग रहा है, ये तो वहीं का वहीं खड़ा है, और ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ये तो वैसे ही कह रहा है कि मैं सिगरेट मांग रहा हूँ। और फिर यासिर साहब कहते हैं सिगरेट मांग रहा है, ये पहले तो आइस मांग रहा था, पहले तो गुस्सा कर रहा था, पहले तो ये कह रहा था कि अगर मेरी दवाई नहीं मिली तो मैं फिर तुम सबको देख लूँगा। सो उसकी प्रोग्रेस देखें
कि अगर वो और अभी मांग रहा है, पहले तो कह रहा था मैं पीने जा रहा हूँ। सो ये देखना है कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है उसके बिहेवियर में, उसकी डिमांड्स में, उसकी रूटीन में, उसकी चॉइसेस में क्या प्रोग्रेस है, क्या पहले और अब में कुछ बेहतरी है तो ठीक है। अगर प्रोग्रेस भी नहीं है तो फिर कुछ प्रोग्राम जो है उसको रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है। मगर अगर प्रोग्रेस है तो ठीक है, परफेक्शन तो नहीं होनी चाहिए और ना होती है। सॉरी क्या कहा आपने? स्ट्रेट अवे कहना चाहिए नो, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम नो कहेंगे तो वो कैसे मान लेगा। यहाँ आने से पहले वाले अली को देखकर ये खदशा ठीक है, क्योंकि आप यहाँ आने से पहले वाले अली को देख रही हैं। मगर मैं यहाँ से जाने के बाद वाले अली को भी देख सकता हूँ, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली ये काम कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास लिवरेज होता है, वो बेहतर हो चुका होता है, वो अपने इतने अच्छे और बुरे की तमीज़ कर चुका होता है। जैसे आप तो इससे गुजरी हैं कि सलमान ने कहा मैं सिगरेट तो पीऊँगा, और फिर आपने कहा नहीं, और वहाँ ने से मना हुआ है, और उसके बाद ठीक है, वो उसके बाद ठीक चल रहा है, और उसके बाद दोबारा उसने बात भी नहीं की। अब मेरे ख्याल में महीना होने को है, ये बात हुए हफ्ता, मगर गए हुए तो 15-20 दिन हो गए हैं उनको, यानी जब से वो जाना शुरू हुए थे 1 वीक है। नहीं, वो जब पहली दफ़ा गए थे, हाँ हाँ, मगर उसके बाद से फिर आपने मना किया, आपने करंट दिखाया उनको कि जी सिगरेट तो नहीं मिलेगी, हम वहाँ बात कर लेते हैं, और वो बैठ गया। बट इलाज से पहले ऐसा नहीं होता। अगर फैमिली रिफ्यूज़ करती है तो वो रिएक्ट करता है, वो चला जाता है, कहता है कर लो जो करना है, मैं आ रहा हूँ फिर पी के, और वो पी के आ जाता है। मगर इलाज के बाद क्योंकि वो बेहतर हो चुका होता है, और हमारा भी एक लेवरेज होता है, उसको एक डर होता है, इंडोर वो रहना नहीं चाहता, हमने बताया भी होता है कि ये स्टैंड, वो मेंटली प्रिपेयर होता है, वो बस आपको चेक कर रहा होता है कि ये कहाँ खड़े हैं। नहीं, वो उसका वो नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पीता, वो पूरा हम बाउंड्रीज बना चुके होते हैं। ये 10 टास्क हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने प्यारे को बहाली में अच्छी मदद दे सकते हैं। मगर अगर आप ये 10 टास्क नहीं करते और आप खज्जल ख्वार हो रहे हैं, और आप मुश्किल काम कर रहे हैं, और आप बड़े औखे काम कर रहे हैं, इधर नहीं आ रहे, सीख नहीं रहे बीमारी के बारे में, इनेबलिंग प्रोवोकिंग स्टॉप नहीं कर रहे, आप अपनी रिजेंटमेंट को ठीक नहीं कर रहे, आप डिफेंसिस से बाहर नहीं निकल रहे, आप अपने प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं कर रहे, आप रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन नहीं पैदा कर रहे, तो कैसे वो ठीक होगा? क्योंकि साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि फैमिली ठीक हो जाए ना, मरीज़ ठीक हो जाता है। और मैं आपको ऑनेस्टली अपना, मुझे कोई 11 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, मैं अपना अगर आप पीछे मुड़ के, काफ़ी सारे पेशेंट्स का इलाज हुआ और यहाँ से इलाज करके गए, और मैं 11 साल से सदाकत क्लिनिक के साथ ही काम कर रहा हूँ। मैं अगर अपना आपको बताऊँ, मैंने जितने भी मरीज़ मेरे जहन में आते हैं जो आज माशाल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाज़ दफ़ा कॉल करके बताते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी फैमिलीज़ कॉल करके बताते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, और वो जो दुआ देते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उसी की वजह से हम चल रहे होते हैं। सो मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे जितने मरीज़ मेरे जहन में आते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो मेरे जहन में उनके वालिदैन आते हैं, मेरे जहन में उनकी बीवी आती है, मेरे जहन में उनके बहन भाई आते हैं कि वो इन पे पूरा उतर रहे थे, वो स्टूडेंट बने हुए थे, वो हमारे सेशंस रिकॉर्ड कर रहे होते थे, बल्कि बाज़ दफ़ा वो जाते थे और गूगल करके, किताबें मांग के, पढ़ के, अगली दफ़ा आके हमें बताते थे कि हमने ये पढ़ा है, ये हमने कर लिया है, और ये हमने अब घर में भी तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी है, ये चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट, और वो ठीक हो गए। क्योंकि ठीक होने में मरीज़ का आपको पता है कितना रोल है? सिर्फ 20%, 30% हमारा है, 50% आपका है। और मैंने कोई
कोई 1% ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो ठीक होने में अपना हिस्सा ना डालना चाहते हूँ, जो ठीक होना ही ना चाहते हूँ, इस पूरे प्रोसेस के बाद भी वो अपना वो जो 20% कंट्रीब्यूशन है कि जी असी तो करना ही कोई नहीं, तुसी जो करना है कर लो। 1% मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कहते हैं हमने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करना। 99% पेशेंट्स पहले 1-1.5 महीने के बाद अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए एग्रीड होते हैं, बट वो तो 20% है। असल फ़र्क पड़ेगा जब हमारा 30 और आपका 50 मिलेगा, क्योंकि हमारा 30 और आपका 50 मिलके 80 बन जाता है, और फिर ये 80% उस 1% को भी ड्रैग कर सकता है, क्योंकि ये भारी है पलड़ा, ये उस 1% को भी खींच के बहाली की तरफ ला सकता है, जो कि कहता है मैं तो ठीक होना ही कोई नहीं, तुसी जो करना है कर लो, घर वाले भी अपना शौक़ पूरा कर लें, मैं नहीं होना ठीक, वो भी आ जाते हैं फिर। क्योंकि आपका 50% रोल है और ये एक रोड मैप है जिसे फॉलो करके आप अपना 50% रोल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप जाएंगे, आपके जहन में सवाल आएंगे, आप जब इंडिविजुअल सेशन में आते हैं आप हमारे प्रोफेशनल से सवाल करेंगे, वो आपको जवाब देंगे। और आपको कोई किताबें चाहिए हो, आप मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑथेंटिक किताबें, ऑथेंटिक वेबसाइट्स बिल्कुल बता सकते हैं, आप उन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे। डेली का 1 से 2 घंटे, 1 घंटा भी काफ़ी है, अगर आप डेली का 1 घंटा भी देना शुरू कर देंगे काफ़ी है, आप पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह।